Now we will discuss about the procedure of the test marketing. The first one is determining the number of cities. तो टेस्ट मार्केटिंग का प्रोसीजर का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हमें डिटरमाइन करना होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ़ सिटीज़ में, हमें किन किन सिटीज़ में, हमें कितने नंबर ऑफ़ सिटीज़ में हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. तो बेसिकली जो इसमें मार्केटियर या कोई भी फर्म, कोई कंपनी अपना नंबर ऑफ़ सिटीज़ चूज़ करती है, या तो वो अपने कुछ एरिया डेवलप कर लेती है जहाँ पे वो टेस्ट मार्केटिंग करती है, या फिर वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की हेल्प से अपने नंबर ऑफ़ सिटीज़ को डिटरमाइन करती है. ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है टेस्ट मार्केटिंग का. इसमें नंबर ऑफ़ सिटीज़ डिसाइड की जाती हैं वेयर द टेस्ट इज़ टू बी कैरीड ऑन, जहाँ पर टेस्ट मार्केटिंग की जाएगी, जहाँ पर न्यू प्रोडक्ट को कस्टमर को अवेयर कराया जाएगा, डीलर्स को नए प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा. तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें नंबर ऑफ़ सिटीज़ चूज़ करते हुए हमें ध्यान में रखने होते हैं. द मार्केट एरिया मस्ट बी सेलेक्टेड वेयर रिलायबल इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर. हमेशा उसी मार्केट एरिया को चूज़ किया जाता है जहाँ पर कस्टमर से रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके. सेकेंड वन इज़ कोस्ट शुड नॉट बी वेरी हाई. मार्केट एरिया में नंबर ऑफ़ सिटीज़ चूज़ करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अब प्रोडक्ट को कमर्शलाइज़ नहीं किया गया. प्रोडक्ट को कमर्शलाइजेशन से पहले का स्टेप हम कर रहे हैं टेस्ट मार्केटिंग. अब टेस्ट मार्केटिंग में अगर कोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर के लिए, मार्केटियर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली उसकी कोस्ट पे इफ़ेक्ट होगा. इसीलिए कोस्ट को ध्यान में रखते हुए ही मार्केट एरिया को सेलेक्ट किया जाएगा. The number of cities must be limited so that test marketing can be done effectively और efficiently. हमेशा नंबर ऑफ़ सिटीज़ को लिमिटेड रखा जाता है, लिमिटेड एरिया में टेस्ट मार्केटिंग की जाती है ताकि टेस्ट मार्केटिंग को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके और इफ़ेक्टिवली उसके रिजल्ट्स को गैदर किया जा सके. द सेकेंड स्टेप इज़ सिलेक्शन ऑफ द सिटीज़. फर्स्ट स्टेप था हमारा डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ़ सिटीज़. जब हमने डिटरमाइन कर लिया कि कितने नंबर ऑफ़ सिटीज़ में हमें टेस्ट मार्केटिंग करनी है, द सेकेंड प्रोसीजर इज़ selection of cities. Selection of cities means that cities should be selected which represent the whole country or national market. हमेशा नए प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट एरिया में लॉन्च किया जाता है जहाँ पर कस्टमर्स रिप्रेजेंट करते हो या वो एरिया रिप्रेजेंट करता हो होल कंट्री को और नेशनल मार्केट को. The second one is the choice of cities depend upon nature of product, टाइप ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड देयर लिविंग प्लेसेस. ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम टेस्ट मार्केटिंग के एरिया को चूज़ करते हैं. तो टेस्ट मार्केटिंग का एरिया वो होना चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन को, पूरे नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करे. और उसके साथ साथ जब भी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है तो एरिया को चूज़ करने से पहले प्रोडक्ट की नेचर को कंसीडर किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी फैशनेबल प्रोडक्ट या कोई ऐसा फैशनेबल क्लोथ को रिप्रेजेंट करना चाहती है, उसे सेल करना चाहती है, उसने उसका डेवलप किया है, तो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी शोन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पर फैशनेबल प्रोडक्ट को फॉलो किया जाता है बाय द डिफरेंट पीपल. तो इस तरह के प्रोडक्ट को किसी रूरल एरिया में या विलेज में या किसी छोटी सिटी में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. इसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वहीं पर ही इसके कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं. ऐसी हमारे पास कुछ सिटीज़ हैं जो होल कंट्री को, नेशनल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलोर एट्सेट्रा. दीज आर द वेरियस सिटीज़ जो पूरे नेशनल मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं. वहाँ पर वेरियस जो स्टेट्स होती है वहाँ के लोग वहाँ या इन डिफरेंट सिटीज़ में रह रहे होते हैं, इन डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे होते हैं. तो एक तरह से ये पूरी मार्केट को, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है. नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ टेस्ट मार्केटिंग इज़ ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग. ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग में जब हमने सिटी सेलेक्ट कर ली, हमने नंबर ऑफ़ सिटी सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होगी, कितने टाइम पीरियड के लिए टेस्ट किया जाएगा. वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्ट के ऊपर. द फर्स्ट वन इज़ रीपरचेज पीरियड एंड द सेकेंड वन इज़ स्टेट ऑफ कंपटीशन. If repurchase period is short,
अगर रीपरचेज पीरियड शॉर्ट है तो टेस्ट ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट टाइम के लिए की जाएगी। अगर रीपरचेज पीरियड लॉन्ग है तो टेस्ट ड्यूरेशन भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए की जाएगी। अब रीपरचेज पीरियड शॉर्ट है, सपोज रीपरचेज पीरियड शॉर्ट है, कस्टमर ने रीपरचेज पीरियड में ही क्या किया, उस प्रोडक्ट को 2 या 3 बार परचेज कर लिया। अगर कस्टमर अगेन टेस्ट मार्केटिंग में ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, इट मीन्स कि आवर प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल, कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अगर रीपरचेज पीरियड लॉन्ग है कि कस्टमर दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज करने में टाइम लगा रहा है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो टेस्ट ड्यूरेशन भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए की जाएगी। सेकेंड जो फैक्टर ध्यान में रखा जाता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, दैट इज स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन। स्टेट ऑफ कंपटीशन में कंपटीशन सिचुएशन देखी जाती है। अब कंपटीशन सिचुएशन में टेस्ट हमारा इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए कि टेस्ट पीरियड अगर हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमें अच्छे और रिलायबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और दूसरा, टेस्ट टाइम पीरियड इतना लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कर ले। तो इसीलिए हमेशा मार्केटियर को ध्यान में रखना चाहिए, उसका ना तो टेस्ट टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा छोटे टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए और ना ही बहुत लंबा होना चाहिए। तो अगर कंपटीशन की एब्सेंस है तो टेस्ट ड्यूरेशन हमेशा शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए ही इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कॉस्ट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। जब हमने टेस्ट मार्केटिंग का ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया, हमने सिटीज़ डिसाइड कर ली, हमने नंबर ऑफ़ सिटीज़ डिसाइड कर ली, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। कॉस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे ही प्राइस डिसाइड किया जाता है, प्राइस के बेसिस पे ही कस्टमर की डिमांड इन्फ्लुएंस करती है, प्राइस के बेसिस पे ही कस्टमर देखता है कि उसे प्रोडक्ट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। तो कॉस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टेस्ट मार्केटिंग के बाद कॉस्ट को मेज़र किया जाता है कि जो टेस्ट मार्केटिंग किया जा रहा है उसकी कितनी कॉस्ट है। कॉस्ट और ड्यूरेशन दोनों आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। इट मीन्स कॉस्ट ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि जितना लंबे टाइम पीरियड के लिए हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ठीक, जितना ड्यूरेशन कम होगा उतना कॉस्ट कम होगा। तो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉस्ट, जिसे हम क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, इसे कोरिलेट किया जाता है ड्यूरेशन के साथ। द फिफ्थ स्टेप इज़ कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब टेस्ट मार्केटिंग करने का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हमें एनालिसिस करना है, हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कस्टमर की रिएक्शंस क्या हैं, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कैसे कर रहा है, कितने टाइम ड्यूरेशन बाद परचेज़ कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, डीलर सेटिस्फाइड है या नहीं। तो इसके साथ साथ और वेरियस इन्फॉर्मेशन है जो हमें फिफ्थ स्टेप में कलेक्ट करनी होती है कि कस्टमर की नेचर कैसी है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या यूज़ किया जा रहा है, बायर का बिहेवियर कैसा है, साइज़ ऑफ डिमांड कैसा है। इसके साथ साथ वेरियस इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो मार्केटिंग में, टेस्ट मार्केटिंग में कलेक्ट की जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई ऑफ इनोवेटिव कस्टमर्स। जो हमारे इनोवेटिव कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स न्यू कस्टमर्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल सेल्स वॉल्यूम, कि सेल्स वॉल्यूम कितना है, कितने हमारी सेल्स कैपेबिलिटी है, सेल्स कितनी हम टेस्ट मार्केटिंग पीरियड में कितना हम सेल्स इम्प्रूव कर पा रहे हैं। एस्टिमेटेड, इसके बेसिस पे एस्टिमेटेड सेल को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएबल क्लूज फॉर प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टेस्ट मार्केटिंग के लिए हम क्या चाहते हैं कि कस्टमर अपने रिव्यूज़ दे, कस्टमर अपनी एडवाइस दे कि हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव और कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या वो मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम इंफॉर्मेशन में कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल फॉर रिपीट परचेज, कि कस्टमर कितने टाइम पीरियड के बाद प्रोडक्ट को
रिपीट परचेज कर रहा है, प्रोडक्ट को रीपरचेज कर रहा है, उसमें कितना पोटेंशियल है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर नेक्स्ट स्टेप टेस्ट मार्केटिंग का फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस टू अटेन प्लान डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ परचेजेस मेड ड्यूरिंग टेस्ट पीरियड। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तैयार की जाती है। कस्टमर्स का एटीट्यूड कैसा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, सेटिस्फेक्शन कैसा है, कस्टमर का यूसेज रेट कैसा है। इसके बाद एक पैनल ऑफ कंज्यूमर्स बिठाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है टेस्ट पीरियड के दौरान, जिसे असर्टेन किया जाता है हाउ मैनी कस्टमर्स हैव कम बैक, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं वापस टू रीपरचेज द प्रोडक्ट को दोबारा से परचेज करने के लिए, और हाउ मैनी कस्टमर्स, ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो दोबारा बैक नहीं आ रहे कस्टमर को प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट को फर्दर लॉन्च किया जाता है। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग इज लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट। लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी पिछले स्टेप में, तो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और फर्दर डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें डिसीजन 3 तरह से हो सकता है। फर्स्ट इज व्हेन द सेल्स आर एक्सीलेंट। अगर टेस्ट मार्केटिंग के दौरान प्रोडक्ट की सेल एक्सीलेंट रहती है तो फर्म डिसाइड करती है कि वो अब प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर देगी। इसके साथ साथ नेसेसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है, एडवर्टाइजिंग की जाती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि प्रोडक्ट को अब वाइडर एरिया में लॉन्च किया जा सके। अगर सेल्स फेयर है, फेयर मीन्स कि सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं रही, तो क्या करना पड़ेगा इस स्टेज पे हमें, ए न्यू टेस्ट मार्केटिंग एरिया विल बी डिसाइडेड। इसमें फिर एक दोबारा से हमें टेस्ट मार्केटिंग की जाएगी और जो टेस्टेड प्रोडक्ट था उसे मॉडिफाई किया जाएगा। अगर सेल्स हमारी बहुत पुअर रहती हैं, अच्छी सेल्स नहीं थी, कस्टमर की रिएक्शन सही नहीं रही, रीपरचेज कस्टमर ने प्रोडक्ट को नहीं किया, तो इस स्टेज में कंपनी क्या करती है, ड्रॉप द आइडिया टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का आइडिया ड्रॉप करती है, लेकिन इसमें कंपनी को एक डिसीजन लेना होता है। कंपनी या तो प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट को रीटेस्ट करेगी, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस करेगी, दोबारा से टेस्ट मार्केटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेगी, उसके बाद वो डिसीजन लेगी कि या तो उसको न्यू प्रोडक्ट में फर्दर मॉडिफिकेशंस करके उसको रीटेस्ट करके उसको लॉन्च करना है, या फिर उसको अपने नए प्रोडक्ट आइडिया को दोबारा से उसे डिलीट करना है, उसे ड्रॉप करके एक दोबारा से नए बिल्कुल नए एरिया से, बिल्कुल नए टेक्निक से, इनोवेटिव टेक्निक से उसे नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना है। थैंक यू।